हाँ जी, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे काव्य हेतु। लिखिएगा। ये काव्य शास्त्र की परिचयात्मक भूमिका हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। इसके बाद हमने काव्य के लक्षण पढ़े हैं। आज हम पढ़ेंगे काव्य हेतु। हम यूं कह सकते हैं कि हमारे व्यवहारिक जीवन से, व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण पार्ट है ये काव्य हेतु। और एक होता है काव्य प्रयोजन। इस पर चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन पहले जान लीजिएगा काव्य हेतु क्या है। तो आप देख पा रहे हैं ये दो शब्दों के योग से बना है। एक शब्द तो है आपका काव्य, और साथियों दूसरा शब्द है हेतु। काव्य का मतलब तो क्या होगा? काव्य का मतलब तो होता है कविता। काव्य का मतलब हो जाएगा पद्य, या काव्य का मतलब होता है सिर्फ काव्य। कविता, पद्य, या हम कह सकते हैं कि काव्य रचना के कौन कौन से हेतु का मतलब होता है कारण। हेतु का मतलब होता है कारण, यानी वे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से कोई भी कवि काव्य की रचना करता है। वे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से कवि द्वारा काव्य लेखन संभव हो सकता है। तो बात साफ है, इस दुनिया में हर लेखक, हर कवि, हर व्यक्ति कविता लिखना चाहता है, लेकिन हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि काव्य यानी कविता लिखने के अलग अलग कारण चाहिए। यदि कवि या लेखक प्रतिभाशाली है तो वो कविता लिख सकता है, या वो लगातार अभ्यास करता है तो उस कंडीशन में वो कविता लिख सकता है। या फिर हम बात कर सके व्युत्पत्ति यानी शास्त्र ज्ञान और लोक ज्ञान की वजह से भी कोई भी व्यक्ति अच्छे से अच्छे काव्य की रचना कर सकता है। तो बात साफ है कि कवि द्वारा काव्य रचना के जो कारण है उन्हें क्या कहा जाता है? काव्य हेतु कहा जाता है। हेतु का मतलब क्या होता है? कारण। तो अब आप लिखिएगा यहां, जैसे मैंने लिखा काव्य का मतलब होता है कविता, पद्य या काव्य, और हेतु का मतलब होता है कारण। हेतु का मतलब होता है कारण। यहां हम लोग इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं, काव्य यानी कविता या पद्य या काव्य, हेतु का मतलब होता है कारण। देखिएगा, कवि द्वारा कवि द्वारा कवि द्वारा काव्य रचना के कवि द्वारा काव्य रचना के कारण कवि द्वारा काव्य रचना के कारण काव्य हेतु कहे जाते हैं। कवि द्वारा काव्य रचना के हेतु या कारण काव्य हेतु कहा जाता है। कवि द्वारा काव्य रचना के कारण काव्य हेतु कहा जाता है, या जिन कारणों की वजह से या जिन कारणों की वजह से या जिन कारणों की वजह से कवि द्वारा काव्य रचना कवि द्वारा काव्य रचना संभव होती है, या जिन कारणों की वजह से कवि द्वारा काव्य रचना संभव होती है, या जो काव्य की उत्पत्ति या जो काव्य की उत्पत्ति का कारण बनते हैं।
जो काव्य की उत्पत्ति का कारण बनते हैं, काव्य की उत्पत्ति का कारण बनते हैं, उन्हें काव्य हेतु कहा जाता है। ठीक है, 3 बातें मैंने बताई है। मैं कविता लिखना चाहता हूं मैं काव्य लिखना चाहता हूं, तो काव्य रचना के लिए जो कारण है वो क्या कहलाते हैं? काव्य हेतु। यहां कोई भी व्यक्ति कविता तब लिख पाएगा जब या तो उसमें क्या होनी चाहिए? प्रतिभा होनी चाहिए, या वो अभ्यास करता है, या फिर क्या करता है? वो लगातार व्युत्पत्ति करता है। यानी कविता रचना के कारण, तो कोई भी लेखक कविता 3 कारणों से लिखता है, जिसमें क्या क्या हो सकता है? या तो प्रतिभाशाली हो, या क्या है, अभ्यास करता हो, या फिर व्युत्पत्ति यानी जिसमें लोक और शास्त्र ज्ञान हो। इनके बारे में भी डिटेल से प्रैक्टिकल समझाऊंगा। पहले इसकी परिचयात्मक भूमिका में बता देता हूं। तो हम पढ़ के आ रहे हैं काव्य। काव्य यानी कविता रचने के कौन कौन से कारण है? कोई भी कवि कविता क्यों लिखता है, कविता का निर्माण क्यों करता है, उसके 3 महत्वपूर्ण कारण है। या तो प्रतिभाशाली होगा, या अभ्यास करता हो, या उसमें शास्त्र और लोक का ज्ञान निहित होता होगा। इन 3 कारणों की वजह से कोई भी व्यक्ति काव्य की रचना करता है। आगे लिखिएगा, कारण के बिना कारण के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं होता। कारण के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं होता। कारण के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं होता। इसका मतलब अगर मैं यहां आके पढ़ाऊं नहीं तो शायद पढ़ाने का कार्य संभव नहीं हो। तो कारण के बिना कोई भी काम संभव नहीं होता। ठीक देखिएगा, ठीक इसी प्रकार कविता रचने के कुछ हेतु या कारण होते हैं। ठीक इसी प्रकार कविता रचने के कुछ हेतु या कारण होते हैं। उन्हें काव्य हेतु कहा जाता है। उन्हें काव्य हेतु कहा जाता है। ठीक है, यहां एक बात और जोड़ना चाहूंगा। कविता, पद्य या काव्य रचने की कामना तो बहुत सारे कवि करते हैं, बहुत सारे व्यक्ति करते हैं कि मैं भी कविता लिखूं, लेकिन वो लिख नहीं पाते। क्यों क्यों नहीं लिख पाते? क्योंकि कविता लिखने की बहुत सारे हेतु होते हैं। हेतु का मतलब रीजन होते हैं, कारण होते हैं। अगर ये कारण उस व्यक्ति में, कवि में, लेखक में निहित नहीं होते हैं, तो वो किसी भी सूरत में कविता नहीं लिख पाता है। तो लिखेगा, इस संसार में काव्य रचना, इस संसार में काव्य रचना की कामना, इस संसार में काव्य रचना की कामना तो, इस संसार में काव्य रचना की कामना तो अनेक लेखक, कवि या व्यक्ति करते हैं। अनेक लेखक, कवि या व्यक्ति करते हैं। अनेक लेखक, व्यक्ति और कवि करते हैं, लेकिन वे प्रयत्न करने के बावजूद, लेकिन वे प्रयत्न करने के बावजूद
काव्य रचना नहीं कर पाते, काव्य रचना नहीं कर पाते हैं। बहुत प्रयत्न करने के बावजूद वो काव्य रचना नहीं कर पाते हैं। कुछ कवि, लेखक या व्यक्ति ऐसे होते हैं, कुछ लेखक, कवि या व्यक्ति ऐसे होते हैं कुछ लेखक, कवि या व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उत्कृष्ट काव्य की रचना, जो उत्कृष्ट काव्य की रचना करने में समर्थ होते हैं, उत्कृष्ट काव्य की रचना करने में समर्थ होते हैं। ये कवि के लिए, ये कवि के लिए कुछ कारण होते हैं, ये कवि के लिए कुछ कारण होते हैं जिन्हें संस्कृत साहित्य में काव्य हेतु कहा जाता है। ये कवि के लिए कुछ कारण होते हैं जिन्हें संस्कृत साहित्य में काव्य हेतु कहा जाता है। जिन्हें संस्कृत साहित्य में काव्य हेतु कहा जाता है। यहां एक महत्वपूर्ण परिभाषा है, उसको याद किया जाना चाहिए, और लेखक का नाम है बाबू गुलाब राय। लिखिएगा, बाबू गुलाब राय के अनुसार, बाबू गुलाब राय के अनुसार हेतु का तात्पर्य, बाबू गुलाब राय के अनुसार लिखिएगा, हेतु का तात्पर्य, हेतु का तात्पर्य उन साधनों से है, हेतु का तात्पर्य उन साधनों से है, हेतु का तात्पर्य उन साधनों से है जो कवि के लिए, जो कवि के लिए काव्य रचना में, जो कवि के लिए काव्य रचना में सहायक होते हैं, जो कवि के लिए काव्य रचना में सहायक होते हैं, कवि के लिए काव्य रचना में सहायक होते हैं। ये कौन करें? बाबू गुलाब राय। वापिस बोलिएगा, काव्य हेतु से अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि के लिए काव्य रचना करने में क्या होते हैं? सहायता करते हैं। कवि के लिए काव्य रचना में सहायता कौन कौन करते हैं? प्रतिभा, अभ्यास और व्युत्पत्ति। ये कौन करें? बाबू गुलाब राय। यहां दो बातें जोड़ना चाहूंगा, एक हम पढ़ क्या रहे हैं? काव्य हेतु, और एक पढ़ेंगे इसके जस्ट बाद में क्या पढ़ेंगे? काव्य प्रयोजन। समझिएगा, हेतु और प्रयोजन में क्या अंतर है? दो चीजें हैं। कोई भी, देखिएगा मतलब क्या है? काव्य यानी कविता हो गई। कोई भी कवि काव्य की रचना क्यों करता है, उसके कौन कौन से कारण है, वो तो काव्य हेतु है। और कोई व्यक्ति कविता किस लिए करता है, उसके कविता लिखने के कौन कौन से उद्देश्य है। देखो, मैं क्यों पढ़ाता हूं, दो चीजें देखो। मैं क्यों पढ़ाता हूं? तो या तो मैं इंटेलिजेंट हूं, या फिर मैं बहुत सारा मेरा अनुभव हो गया होगा, अभ्यास है, या फिर मुझे शास्त्रों का ज्ञान होगा। ये तो पढ़ाने के क्या कारण है। अब पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? तो मैं क्यों पढ़ा पाता हूं, इसका उद्देश्य ये कि हो सकता अर्थ प्राप्ति हो, यश प्राप्ति हो, लोगों का भला चाहता हूं, मेरे ज्ञान में वृद्धि चाहता हूं,
ये मेरे क्या है, प्रयोजन है, उद्देश्य है। तो काव्य हेतु है ना, वो तो क्या है, काव्य रचना से पहले का है, और काव्य प्रयोजन काव्य रचना के बाद का फल है। लिख लीजिएगा, काव्य हेतु, काव्य हेतु काव्य रचना से पहले का फल है। काव्य हेतु काव्य रचना से पहले का फल है। काव्य हेतु काव्य रचना से पहले का फल है। अरे भाई, काव्य लिखेंगे ना, उससे पहले हमारे कब लिखेंगे, जब प्रतिभा अभ्यास व्युत्पत्ति होगी। तो काव्य हेतु तो काव्य रचना करने से पहले का फल है, जबकि काव्य प्रयोजन, जबकि काव्य प्रयोजन, जबकि काव्य प्रयोजन काव्य रचना करने के उपरांत, जबकि काव्य प्रयोजन काव्य रचना के उपरांत, काव्य रचना के उपरांत फल की प्राप्ति है। काव्य रचना के उपरांत फल की प्राप्ति है। ठीक है, तो पहले क्या आता है, काव्य हेतु, और इसके बाद में काव्य प्रयोजन। देखो, इसको मैं अपने व्यवहारिक जीवन से जोड़ूंगा, लेकिन एक बार इसकी भूमिका आपको बता देता हूं। यहां बात साफ है, कोई भी टीचर क्यों पढ़ाना चाहता है या क्यों पढ़ा सकता है, तो उसके कारण होंगे, या तो प्रतिभाशाली होगा, अभ्यास करता होगा, वेदपति। ठीक है, ये तो पढ़ाने से पहले की बात है, लेकिन पढ़ाने के कौन कौन से उद्देश्य, तो उसके उद्देश्य तो पढ़ाने के बाद सिद्ध होंगे ना। और काव्य हेतु क्या होता है, कवि द्वारा काव्य रचना करने से पहले के, और प्रयोजन क्या होता है, काव्य रचना के बाद का। चलिएगा, काव्य हेतु का सीधा संबंध, काव्य हेतु का सीधा संबंध, काव्य हेतु का सीधा संबंध काव्य हेतु का सीधा संबंध कवि से है। काव्य हेतु का सीधा संबंध कवि से है, जबकि 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 काव्य प्रयोजन का, जबकि काव्य प्रयोजन का सीधा संबंध, जबकि काव्य प्रयोजन का सीधा संबंध कवि व पाठक दोनों से है। कवि व पाठक दोनों से है। कवि व पाठक दोनों से है। किसका, काव्य के प्रयोजन का। देखो, प्रश्न उठता है कि साहब काव्य हेतु तो समझ में आ गया कि कोई कवि प्रतिभाशाली, अभ्यास करता, व्युत्पत्ति करता है, तो इसका संबंध तो किससे हो सकता है, कवि से। लेकिन प्रयोजन का संबंध कवि और पाठक से कैसे? भाई, पैसे भी तो कवि कमाएगा, यश भी कवि को मिलेगी, अरे नौकरी आपकी भी तो लगेगी भाई। एक उद्देश्य ये भी तो है ना भाई। मेरा उद्देश्य, मैं क्यों पढ़ाता हूं, मेरा उद्देश्य तो आपको पता, काव्य में यश अर्थ करते, यश प्राप्त करना, अर्थ प्राप्ति। लेकिन आपका भी तो उद्देश्य होगा, आनंद की प्राप्ति करना, नौकरी लगना। तो काव्य प्रयोजन का उद्देश्य दोनों का ही होता है। कोई भी पाठक या श्रोता काव्य क्यों पढ़ता है, क्योंकि उसमें भी उसका क्या है, स्वार्थ है, उसका भी क्या है, उद्देश्य है। जबकि यह काव्य हेतु में पाठक का कोई भी उद्देश्य नहीं होता। लिखिएगा, काव्य हेतु, काव्य हेतु मूलतः संस्कृत काव्य शास्त्र का विषय है। काव्य हेतु मूलतः संस्कृत काव्य शास्त्र का विषय है।
काव्य हेतु मूलतः संस्कृत काव्य शास्त्र का विषय है। काव्य हेतु मूलतः संस्कृत काव्य शास्त्र का विषय है, जिसे बाद में हिंदी के रीतिकालीन आचार्यों ने अपना लिया। ठीक है जी। तो सबसे पहले ये कहां आया है? संस्कृत में। संस्कृत के बाद में किस में आया है? हिंदी में। आगे लिखिएगा, अलग अलग आचार्यों ब्रैकेट में लिखिएगा संस्कृत, अलग अलग आचार्यों ब्रैकेट में संस्कृत, कौमा विचारकों ब्रैकेट में हिंदी, कौमा विचारकों ब्रैकेट में पाश्चात्य, वापिस बोल देता हूं, अलग अलग आचार्य तो किसके हुए? संस्कृत के। विचारक किसके हुए? हिंदी और पाश्चात्य। तो अलग अलग आचार्यों और विचारकों के अनुसार काव्य हेतु की संख्या अलग अलग मानी गई है। यहां बात स्पष्ट करना चाहूंगा, अलग अलग किसके अनुसार? आचार्य। अब संस्कृत के आचार्य कौन है? तो अभी पढ़ेंगे। भरत मुनि ने अलग काव्य के हेतु माने, भामा ने अलग, दंडी ने अलग, रुद्रट ने अलग, मम्मट ने अलग अलग काव्य के हेतु माने। ऐसे ही हिंदी आचार्यों में हम बात कर सकते हैं, नंद दुलारे वाजपेयी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, सबने अलग अलग माने। और पाश्चात्य विचारक में कोलरिज है, ड्राइडन है, हम मैथ्यू आर्नल्ड की बात कर सकते हैं, शेली हो सकता है, और भी अन्य, सबने काव्य के हेतु क्या माने? अलग अलग माने हैं, जिसकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन सार्वमान्य तौर पर काव्य हेतु की संख्या काव्य हेतु की संख्या 3 मानी गई है। लेकिन सर्वमान्य तौर पर काव्य हेतु की संख्या 3 मानी गई है। ठीक है, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये तो होगी इसकी क्या? परिचयात्मक भूमिका की काव्य हेतु क्या होता है। तो आपको बता दिया, कवि द्वारा काव्य रचना में जो सहायता करते हैं वो काव्य के हेतु है। और कोई भी कवि कविता लिखेगा, इससे पहले उसके अंतर्गत इन 3 गुणों का होना आवश्यक है, प्रतिभा, अभ्यास और व्युत्पत्ति। काव्य हेतु कवि से पहले का कारण है, जबकि काव्य प्रयोजन काव्य रचना के बाद का है। सबसे पहले इस पर चर्चा संस्कृत के आचार्यों ने की है, और उसके बाद में हिंदी के रीतिकालीन आचार्यों ने उसका अनुकरण किया, अपनाया है। ठीक है, तो सर्वमान्य तौर पर काव्य हेतुओं की संख्या कितनी है? 3। कौन कौन से हैं? प्रतिभा, लिखने की आवश्यकता नहीं है, अभ्यास और व्युत्पत्ति।
मैं आपको पहले समझा देता हूं। देखिएगा, हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं काव्य। काव्य यानी कविता, और हेतु का मतलब कारण, कविता रचने के कारण। बस सीधे तरीके से काव्य हेतु यानी कविता रचने के कौन कौन से कारण हैं। तो वैसे तो अलग अलग कारण है, लेकिन सर्वमान्य तौर पर काव्य रचना के मुख्य रूप से कितने कारण माने गए? 3। और अब इसको काव्य हेतु से हटा दीजिएगा, इसको हम हमारे प्रैक्टिकल जीवन में लेते हैं, व्यवहारिक तौर पर नौकरी लगने के कौन कौन से कारण हैं। तो नौकरी लगने के भी 3 ही कारण है। उधर क्या था, कोई भी कवि काव्य यानी कविता क्यों रचता है, उसके भी 3 ही कारण है। और नौकरी लगने के कौन कौन से कारण है, तो 3 कारणों से नौकरी लगती है। या तो वो बहुत प्रतिभाशाली हो, यानी शुरू से 10वीं में 12वीं में ग्रेजुएशन में उसकी 70-80% रही हो। देखते हैं ऐसे विद्यार्थियों को आप लोग, वो नौकरी लग जाते हैं। तो नौकरी लगने का पहला कारण तो क्या है, उसकी इंटेलिजेंस होनी चाहिए। उसमें क्या होनी चाहिए? प्रतिभा होनी चाहिए। और प्रतिभा के बूते पर कोई भी कवि, कोई भी लेखक, कोई भी व्यक्ति अच्छे से अच्छे काव्य की रचना कर सकता है। क्योंकि हमारे सिलेबस में क्या काव्य हेतु है, लेकिन अच्छे से अच्छा अगर व्यक्ति के अंतर्गत प्रतिभा हो तो वो अच्छी से अच्छी नौकरी को प्राप्त कर सकता है। उदाहरण दे रहा हूं, एक पिताजी के 4 पुत्र होते हैं। एक तो कलेक्टर बनता है, और एक वाहन चोर सरगना बनता है, एक खेती बाड़ी करता है, और एक आतंकवादी बन जाता है। बताइएगा, पिताजी ने चारों को एक साथ एजुकेशन दी, एक स्कूल में भेजे, एक ही परिवेश में वो पले बड़े हुए, लेकिन आपको पता होना चाहिए एक तो कलेक्टर बन जाता है, एक कुछ भी नहीं बन पाता है। इसका मतलब उसमें क्या थी? प्रतिभा। तो प्रतिभा पर भी बहस होगी अभी। आप केवल टाइम पास नहीं होगा, ये नॉर्मल बात नहीं है, इससे आपके जीवन में प्रभाव पड़ेगा। अभी देखना आप, प्रतिभा, अब प्रतिभा पर भी बहस चढ़ गई कि प्रतिभा भी कितने प्रकार की होती है। तो अभी पढ़ेंगे, कुछ लोग कहेंगे सहजा और उत्पाद्या 2 प्रकार की होती है, कुछ लोग कहेंगे नहीं 2 प्रकार की नहीं होती है। प्रतिभा के अलग अलग भेद है। औपदेशिक प्रतिभा होती है और उत्पाद्य प्रतिभा होती है, आहार्य प्रतिभा होती है। इस पर भी बहस आगे हम लोग करेंगे। लेकिन पहली बात है कि कोई भी कवि अच्छे से अच्छे काव्य की रचना कर सकता है, बशर्ते उसमें क्या होनी चाहिए? प्रतिभा होनी चाहिए। कोई भी विद्यार्थी नौकरी लग सकता है, बशर्ते वो 10वीं में, वो 12वीं में, ग्रेजुएशन में, पीजी में उसकी परसेंटेज लगभग 70-80 रही है, तो ऐसा व्यक्ति अच्छी से अच्छी नौकरी को प्राप्त कर सकता है। किसके बूते पर? प्रतिभा के बूते पर। अब आपके मस्तिष्क में प्रश्न ये उठता होगा कि साहब, अगर मान लीजिए उसमें प्रतिभा है, तो क्या उसे अभ्यास करने की, क्या उसे व्युत्पत्ति, अभी बताऊंगा क्या होती है, यानी शास्त्र ज्ञान प्राप्त करने की कोई आवश्यकता थोड़ी होगी? बताइएगा। अरे भाई, केवल प्रतिभा के बूते पर, बिना अभ्यास, बिना व्युत्पत्ति के कोई भी कवि या कोई भी विद्यार्थी नौकरी लग सकता है? लग सकता है। आप कैसे करें? आप जितने ज्ञानी पहले पैदा हो जाते तो ये विवाद ही नहीं होता है। अरे क्यों नहीं लग सकता, आप बताइए। इतिहास इस बात का साक्षी और गवाह है। आप देखिएगा, 22 वर्ष की उम्र में टीना डाबी कलेक्टर बन जाती है। उसने कौन सा अभ्यास किया था? 10 बार दिए थे एग्जाम, आईएएस का एग्जाम 10 बार दिया था क्या? बोलिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में पहली रैंक प्राप्त कर लेते हैं लोग, तो क्या उसने अभ्यास किया था? बोलिए आप। नहीं किया था। उसको छोड़िए, तो प्रतिभा की बात है। हिंदी के बहुत बड़े आदि कवि वाल्मीकि जी ने जब रामायण लिखी थी ना, तो जो श्लोक लिखा था, रामायण की शुरुआत की थी उस चकवा और चकवी को देखकर कि यत क्रौंचे मा निशात्वगम शाश्वत समा, कि ये पहला श्लोक है किसका? वाल्मीकि की रामायण का। तो क्या वाल्मीकि जी ने प्रयास किए थे?
पहले 10 बार लिखे थे कि श्लोक को, वो तो सहसा बैठे हुए थे, और चकवा और चकवी में से शिकारी द्वारा किसी को मार दिया जाता है तो उनके उनके हृदय से अचानक ये बातें निकल पड़ती है कि यत क्रौंचे मां निषाद त्वगम शाश्वत समा। तो बताइएगा, क्या उसने पहले अभ्यास किया था? क्या उसने उसके अंतर्गत शास्त्रों का ज्ञान था? बोलिए। तो शायद बोलिए नहीं, बल्कि उसके अंतर्गत क्या थी? प्रतिभा। तो केवल प्रतिभा की वजह से कोई भी व्यक्ति अच्छे से अच्छे काव्य की रचना कर सकता है। उसके लिए उसे अभ्यास की, उसे किसी प्रकार के व्युत्पत्ति की आवश्यकता नहीं है। एक और उदाहरण दे रहा हूं, तीसरा उदाहरण हम देखते हैं। आप तो बड़े खुश नसीब है, किस्मत वाले हैं, भाग्यशाली है कि आपको यह जयपुर शहर में रहने का अवसर मिल रहा है। आपको अच्छे टीचर के पास जाकर एजुकेशन प्राप्त करने का मौका मिल रहा है। वरना आज भी ग्रामीण अंचल में जाकर आप देखिएगा, बहुत सारे ऐसे प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं जिनके पास आज भी खाने, पहनने और पढ़ने की सुविधाओं का पूर्णतः अभाव है। वो जयपुर तो देख ही नहीं सकते, कोचिंग तो अलग बात है। जब खाने पीने के संसाधन नहीं है, जयपुर थोड़े देख सकते हैं। लेकिन इतिहास इस बात का साक्षी और गवाह है कि ऐसे लोग भी कलेक्टर बनते हैं। वो जीवन में कभी भी अभ्यास नहीं करते, न वो लोक शास्त्र और शास्त्रों का ज्ञान वो प्राप्त करते हैं, नहीं, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ घर पर रहकर प्रतिभा के बूते पर वो अच्छी से अच्छी नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं। तो बात यह है कि अगर नौकरी लगनी है या कोई भी कवि काव्य की रचना करता है तो उसे शेष दो की आवश्यकता शायद नहीं है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि तीनों एक दूसरे के क्या है? पूरक है, आश्रित है, एक दूसरे पर आश्रित है। लेकिन केवल प्रतिभा के बूते पर भी कवि अच्छे से अच्छे काव्य की रचना कर सकता है। अब प्रश्न उठता है कि फिर दो की आवश्यकता नहीं है क्या? तो यहां बात स्पष्ट करना चाहूंगा, दोनों की आवश्यकता भी है। क्योंकि अगर मान लीजिएगा कोई भी कवि, कोई भी लेखक अगर प्रतिभाशाली है और वो घर में ही रहकर अपनी प्रतिभा की वजह से कविता लिख रहा है, तो ऐसा कवि रेगिस्तान में धान की खेती का वर्णन कर सकता है। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में लिख रखा है, पढ़ते अपन ग्रंथों में कि आज से 700 वर्ष पहले जैसलमेर में, जहां आज क्या डस्ट उड़ रही है, धूल उड़ रही है, वहां एक तैतीस सागर हुआ करता था। तो वो पढ़ेगा, प्रतिभा की वजह से पढ़ेगा, तो और कविता लिख रहा है तो वो क्या लिख देगा कि वर्तमान में वहां 33 सागर है और उसके आसपास धान की खेती क्या कर रही है? लहरा रही है। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ किसका इस्तेमाल किया? प्रतिभा का इस्तेमाल किया, उसने व्युत्पत्ति और अभ्यास का इस्तेमाल नहीं किया। तो प्रतिभा के साथ साथ अभ्यास और व्युत्पत्ति का होना भी जरूरी है। लेकिन हम यूं कह सकते हैं कि ज्यादातर विद्वानों ने, चाहे वो संस्कृत के भरत मुनि हो, वामय हो, दंडी हो, वामन हो, रुद्रट हो, मम्मट हो, विश्वनाथ हो, जगन्नाथ हो, या हिंदी के केशवदास हो, तुलसीदास जी हो, रामचंद्र शुक्ल जी हो, नंद दुलारे वाजपेयी जी हो, और हो, या फिर पाश्चात्य विचारकों में शैली हो, मिलर हो, हडसन हो, ड्राइडन हो, या फिर हमारे कोलरिज हो, सभी ने किसको महत्व दिया है? प्रतिभा को ही काव्य का प्रधान हेतु माना है। किसको? प्रतिभा को काव्य का प्रधान हेतु माना है कि अगर प्रतिभाशाली है तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। और वास्तविकता भी यही है। अगर वास्तव में बच्चा प्रतिभाशाली है तो उसको इतनी ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि साहब, यदि हम प्रतिभाशाली नहीं है तो क्या हमारी पार पड़ सकती है? हां, देखते हैं नंबर 2 पर। दूसरा क्या है? अभ्यास। अभ्यास जानते हो क्या? अभ्यास क्या होता है? कोई परिभाषा बता पाएगा? अभ्यास को मैं मेहनत से जोड़ूंगा, नहीं बता पाओगे, आप जीवन में कभी नहीं बता पाओगे।
अभ्यास को मैं मेहनत से जोड़ रहा हूं, तो मेहनत की परिभाषा क्या होती है? मेहनत बराबर अभ्यास मानो आप कुछ समय के लिए। देखिएगा, 3 चीजें जोड़ रहा हूं और लिखाऊंगा भी मैं, अभी लिखने की जरूरत नहीं है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए, लक्ष्य प्राप्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक किए गए प्रयत्नों की अखंड श्रृंखला का नाम ही अभ्यास ओब्लिक मेहनत है। अभ्यास ओब्लिक मेहनत। बस जिसने इन पंक्तियों को पढ़ लिया, आप समझ लीजिएगा आपने हिंदी को जी लिया है। ये टॉपिक मैंने शुरू से कहा था, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब आप देखो, कई बार आप देखते हैं इसमें 3 चीजें देखना पड़ेगा। एक तो क्या? लक्ष्य प्राप्ति। ये दीवारों की शोभा बढ़ाने वाली पंक्तियां नहीं, बल्कि ये अभ्यास के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये श्रद्धा पूर्वक प्रयत्न और क्या अखंड श्रृंखला का नाम क्या है? अभ्यास है। 1 2 3 और 4, ये अभ्यास है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी व्यक्तिगत बातें बताना चाह रहा हूं। जब यहां हम राजस्थान कॉलेज में पढ़ने के लिए आए, अभ्यास क्या होता है उस बात की बात बता रहा हूं। तो राजस्थान कॉलेज में जब हम पढ़ने के लिए आए, तो आपको पता है किराए के मकान पे रहना पड़ता शुरुआत में, तो हम भी किराए पे रहे। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाह रहा हूं, और मुझे इस बात का प्राउड भी है कि मैंने मेहनत की है। 12 महीने हम चूंकि रूम पे रहते थे। आप में से कौन सा ऐसा विद्यार्थी जो रोजाना के 10-10 11-11 घंटे लगातार 3 साल तक, जब तक आपने ग्रेजुएशन किए, जब तक आपने पीजी किए, जब तक आपने बीएड किए, 5 साल लोग हैं, 2 साल पीजी के, 3 साल यूजी के, 1 साल बीएड की, 6 साल हो गए। 6 साल जिसने लगातार 10-10 घंटे मेहनत की है, कोई है आप में से? इसलिए आप यहां बैठे और मैं यहां हूं, बस अंतर इतना सा ही। हर सफल व्यक्ति का कितना समर्पण होता है, कितना त्याग होता है, उसकी कितनी मेहनत होती है, लोगों को दिखाई नहीं देती। और मैं दावे के साथ मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैंने 6 साल तक कम से कम 10 घंटे रोजीना पढ़ाई की। प्रश्न उठता है कि ऐसे क्या पढ़ाई कर लिया आपने? कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास पब्लिक सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, बैठ के फर्स्ट ईयर के नोट्स बनाओ, फिर दूसरी किताब के बनाओ, तीसरी के बनाओ, चौथी के बनाओ, कुछ जीके पढ़ो, आप कर सकते हैं ना। तो ये क्या है? अभ्यास है। अब आप अभ्यास को क्या मानते हैं? क्या मानते हैं अभ्यास को? मैं अभ्यास को मानता हूं जो पहली से लेकर 16वीं तक फर्स्ट डिवीजन पहले स्थान आया हो। है कोई आप में से पहली से लेकर 16वीं क्लास तक जिनका थ्रोज फर्स्ट डिवीजन रही है? आप में से कोई? कितने विद्यार्थी हैं? एक। कितने? एक विद्यार्थी जो पहली से लेकर पीजी तक थ्रोज फर्स्ट डिवीजन पास हुई, और उसमें मैं भी हूं। सारी एजुकेशन सरकारी स्कूल से पढ़ाई की है। ये क्या है? ये अभ्यास है। कौन सा? जो पहली क्लास में, दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास में और 16वीं तक लगातार क्या किया उन्होंने? अभ्यास। और फिर आप यहां छोटा समूह लेके आते हैं कि सर हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। पीछे तो जाओ तुम इतिहास में, तो पढ़ाई की है क्या आपने? बोली पढ़ाई की है क्या? नहीं की है, मजे लिए, 1 वीक सीरीज से पास हुए, फिर कैसे ज्ञान आएगा आप में? बताइए आप, कैसे नॉलेज आएगा? और ध्यान दीजिए, फिर भी बच्चे क्या कहते हैं कि साहब 3-3 साल हो गए पढ़ते हुए, 4-4 साल हो गए, हमारा कहीं सिलेक्शन ही नहीं हो रहा। अरे वाह, 4 साल का मतलब जानते हो क्या? क्या 4 साल अगर आपने बराबर मेहनत की और आपका सिलेक्शन नहीं हो, ये तो फिर तो आपसे भगवान रूठे हुए हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता, ये गलत बात है। इसका मतलब यहां जोड़ना चाहता हूं, अभ्यास को क्या मानते हम? अभ्यास को मानते 365 दिन होते। कितने? 365 दिन। हम 12 महीने में लगभग आधे दिन तो गांव रहते हैं। 12 महीने में से
12 महीने में से आधे दिन नहीं तो 70% या 40% या 30% तो गांव ही भटकते रहते हैं ना। क्यों? क्योंकि आपके बिना शादी विवाह निकाह कुछ नहीं हो सकता। और मैं तो मेरी बात करना चाह रहा हूं, हमारे फादर साहब कभी भी हमें ये नहीं कहते थे कि तू घर पे आ, तेरे बिना यहां शादी अटकी हुई पड़ोसी की, वहां चलना है। लेकिन आपके तो क्या, वो लगा हो रहता है ना, वो कहते हैं पापा जी मैं आ जाऊं क्या, फिर तो बिना कहे एडवांस ही फोन करते हैं उनकी शादी कब है, उनके क्या है, वहां क्या, क्योंकि तुम्हारे बिना शर्ती नहीं। इसका मतलब आप 365 में से क्या बात करते हैं, कम से कम 100 दिन तो मैं मिनिमम जोड़ रहा हूं, 100 दिन तो आप घर पे बिताते हैं। मैं अभ्यास की बात कर रहा हूं, इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं। अभी आपको लगेगा कि हम कितना का अभ्यास करते हैं। 100 दिन तो हम इधर उधर भटकते रहते हैं, राइट? 100% सही है ये। फिर हम लोग यहां भी रहते हैं तो आपके मान लो आप कम से कम 50 दिन आप सुबह रूम पे उठते हैं और वो इसको चलाते हैं दिन भर, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, और फिर शाम को खा पी की 7-8 रोटी और आराम से वापस सो जाते हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं भटक आते हैं। समझ में आ गए? 50 दिन ये गायब हो गए। बच्चे अपने पास कितने दिन? 150 के लगभग दिन। 150 में से लगभग 50 दिन हम क्या करते हैं, 1-2 घंटे किताब उठा लिया तो ठीक है, नहीं उठाया तो भी ठीक है, वो भी रद्द दी गई। कितने दिन बचते हैं हमारे पास? 100 दिन। 100 दिन भी प्रॉपर पढ़ाई नहीं होती है, और 100 दिन भी प्रॉपर पढ़ाई कर लेंगे ना तो इसका मतलब हम परफेक्ट है। इसका मतलब ये रिजल्ट है कि हम अभ्यास करते ही नहीं, और अभ्यास क्या होता है इसकी परिभाषा हम लोग बिल्कुल भी नहीं समझते, और वास्तविकता यही है। और यही कारण है कि बच्चे आज बैग उठाते हैं, कल वहां जाते हैं, परसों वहां, तरसों वहां, पहले वहां, मतलब ही नहीं। अब अभ्यास होता क्या है इस पे आ जाइएगा। सबसे पहले क्या होना चाहिए, ये मैं नहीं दे रहा, लिखाऊंगा आपको, अलग अलग विद्वान करे, भाम है, दंडी क्या करें, उन पे चर्चा करेंगे। अभ्यास क्या है? लक्ष्य प्राप्ति होना चाहिए, हमारा ड्रीम होना चाहिए, हमारा सपना होना चाहिए, रात दिन मेहनत करने का जज्बात होना चाहिए। एक बात बता दीजिएगा, अब हमारे को तो कोई चिंता नहीं है ना, फिर भी वही 5 बजे उठ जाते हैं हम लोग, दिन भर सुबह 5 बजे से आप देख रहे हो 10, फिर 4 ड्यूटी, फिर 4 से वापस 7 तक ये, फिर किताब लिखना, कोई चिंता नहीं ना हमारे तो, फिर भी हम मेहनत करते हैं, फिर भी मेहनत करते हैं। मतलब मेहनत नहीं है, ये अच्छा लगता है, ये प्रेशर नहीं है। एजुकेशन जिसको आप बोलते हैं, टीचिंग जिसको आप बोलते हैं, पढ़ाई, पढ़ाई को प्रेशर में मत लाओ, दबाव में नहीं। ये इंटरेस्ट का सौदा है, ये रुचि का सौदा, आनंद आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे टॉपिक पढ़ाना रहा आपका, मुझे पढ़ के जाना, नहीं, आज सर क्या अच्छा पढ़ाएंगे। एक जैसे अपन मूवी देखने के लिए जाते हैं ना, तो हमारे दिमाग में होता है कि आज मूवी देखने के लिए चलेंगे, उत्सुकता रहती है। तो ये अपने आप में क्या होनी चाहिए? उत्सुकता। और मेरे दिमाग में हमेशा जब भी मैं क्लास में एंट्री करता हूं तो मैं सोचता हूं कि पिछले बैचों से इस बार बहुत बढ़िया पढ़ाऊं मैं। ये मेरे अंदर क्या रहती है? उत्सुकता रहती है। इसलिए 2 घंटे कब निकल जाते हैं कोई पता ही नहीं चलता, और आप लोग उधर ताकते रहते हैं कि कब 2 घंटे हो। क्यों? क्योंकि आपका टाइम पास, आप इसको बोझ समझते हैं, जबकि ये होनी क्या चाहिए? रुचि का विषय है, इंटरेस्ट होना चाहिए, तब जाकर सफलता मिलती है। पहली बात बोलो, क्या होना चाहिए? लक्ष्य प्राप्ति होना चाहिए। आपका टारगेट क्या है? अब अलग अलग लोगों के अलग अलग टारगेट हो सकते हैं। कोई तो ये सोचे कि साहब अगर मैं 2-4 साल जयपुर पढ़ा रहूंगा तो मेरी शादी हो जाएगी, क्योंकि गांव में कोई देखने वाला आएंगे तो कहेंगे कि छोरा तो पढ़ता है। ये भी एक क्या हो सकता है? लक्ष्य हो सकता है। किसी का लक्ष्य हो सकता है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, इस बार मैं किसी भी सूरत में कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी लेकर जाऊंगा, कहीं ना कहीं। कहां? कॉलेज लेक्चर, स्कूल लेक्चर, फर्स्ट सेकंड ग्रेड, नवोदय, केंद्रीय विद्यालय, डीएसएसबी, बहुत सारी वैकेंसी जाती है, थोक के भाव वैकेंसी जाती है। अपने को तो एक ही पोस्ट चाहिए ना। अरे पटवार है, ग्राम सेवक है, एलडीसी है, यूडीसी है, कितनी वैकेंसी जाती है। उसमें क्या अलग अलग जीके पढ़ना पड़ता है क्या? वही जीके होता है, वही हिंदी होती है,
जो सब्जेक्ट अलग है सिलेबस उसको अलग से देखिएगा। तो आपका टारगेट होना चाहिए क्या, 365 दिन। मैं 365 दिन नॉन स्टॉप पढ़ाई करूंगा, करूंगी, और मुझे लेक्चर बनना, फर्स्ट ग्रेड पढ़ना, मुझे नौकरी लगना। टारगेट क्या है, नौकरी लगना, कहीं से भी लगे। लक्ष्य प्राप्ति के लिए देखो दूसरी बात क्या, श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, अटूट विश्वास होना चाहिए। किस पर, अपने आराध्य पर। आपका आराध्य कौन है, देव के देव महादेव जो आपके सामने खड़े हैं। जब तक आपको इनके ऊपर श्रद्धा नहीं होगी मतलब ही नहीं है। कहीं बच्चों को देखता हूं मैं, देखो यहां आने के बाद आप 4 महीने बाद 5 महीने बाद चले जाएंगे सब लोग, और यहां तो जगह ही नहीं मिलती। एडवांस बुकिंग चलती है, 2 महीने बाद में बेच चलेगा, 3 महीने बाद में, क्योंकि अभी रीट हुई इसलिए थोड़ा सा मामला डाउन है। नहीं जैसे चलेगी फिर तो जगह ही नहीं मिलेगी। कितने लोग आते हैं, कितने चले जाते हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो अमीर छाप छोड़ के जाते हैं अध्यापक के मस्तिष्क पर। किसकी वजह से, अपने अच्छे कृत्यों की वजह से। और कुछ होते हैं जो बुरे कृत्यों की वजह से भी छाप छोड़कर निकल जाते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे आते हैं, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो वहां पढ़ रहे हैं रात दिन, रास्ते में नीचे उतरते, कुछ भी नहीं है रे यार, टाइम पास है यार, बर्बाद है यार, पढ़ लिया रे यार, कुछ ही नहीं आता सर को। फिर तुम्हें क्या क्या लेने के लिए आते हो तुम? अगर कुछ भी नहीं आता, टाइम पास है, बर्बाद है, तो फिर तुम क्या लेने के लिए आते हो? ये जिस दिन दिमाग में हो गए ना, कभी सफल नहीं हो पाओगे। मैं मेरी बात नहीं कर रहा, मैं अगर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर हनुमान चालीसा पढ़ के आता हूं तो इसका मतलब मेरे अंदर उनके प्रति अटूट अपार श्रद्धा और क्या है, विश्वास है। मैं अपने आराध्य को कभी भी गलत नहीं ठहरा सकता। कोई ठहरा सकता हम में से? दूसरी बात तो क्या होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। नौकरी के प्रति श्रद्धा मान लो, सर के प्रति श्रद्धा मान लो, माता पिता के प्रति श्रद्धा मानो, अपने इष्ट के प्रति आपको श्रद्धा का भाव रखना है। फिर अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये आ रही है, प्रयत्नों की अखंड श्रृंखला। प्रयत्नों की अखंड श्रृंखला, अखंड, जो कभी भी खंडित नहीं है। 10 घंटे, तो इसका मतलब 10 घंटे। कितनी ज्ञान की बात बता रहा हूं मैं, किससे, अभ्यास से बता रहा हूं ये। 10 घंटे का मतलब तो 10 घंटे होना चाहिए, 11 क्यों नहीं हो, 12 हो सकता है। मैं ये मानता हूं कि मनुष्य कोई मशीन नहीं है। 1 2 3 दिन हो जाता महीने में सबसे होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि 1 2 दिन ही पढ़े हम। 1 2 दिन आगे पीछे हो सकता है, 10 घंटे को हम कवर कर सकते हैं। गांव भी चले गए 2 दिन के लिए तो आके 12 घंटे पढ़ लो, 3 दिन में कवर है। लेकिन ये टारगेट आपका होना चाहिए, प्रयत्न की अखंड श्रृंखला जो कभी भी खंडित नहीं हो। 365 इंटू 10 आप, मैं कह रहा हूं इतना पढ़ के दिखा देंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं दुनिया की कोई ताकत नहीं है, भयंकर ताकत भी, जो आपको सफलता से वंचित कर सकती है। कोई नहीं रोक सकता, कोई भी, एनीवन। बस सर 365 इंटू 10 एक बार अपना के तो देखो। हर वैकेंसी में फॉर्म भरिएगा जो हिंदी से संबंधित है, एक्स्ट्रा तैयारी की जरूरत नहीं है। आप देखना 1 महीने आपकी 10 जगह जॉब लगेगी। बस सर ये मेहनत कीजिएगा, ये मेहनत, ये मत करो मेरे पास जाके कि सर फीस कम कर दो, नहीं, कभी नहीं होगी। आप ये कहो कि सर मेरा सिलेक्शन कराओ, 1 बार नहीं 2 बार मुझे पढ़ाओ, गाइड करो, वो बात सही है। ये अगर आप में पॉसिबिलिटी है तो दुनिया की ताकत नहीं जो आपको सफलता से वंचित कर सकती है। एक उदाहरण दे रहा हूं ड्यूटी क्या होती है, मैं दवा लेता हूं रोजाना, दबा के दवा ले रहा हूं, लेकिन चूंकि अभी ऐसा वायरल चल रहा है कि ये 1 दिन में सही नहीं होता, 10 दिन हो गए मुझे लगातार, समझ में आ गई, नहीं हो रही काशी सही। नहीं तो मैं भी अच्छी क्वालिटी की दवा भी लेता हूं, लेकिन अभी धीरे धीरे सही होगी क्योंकि वायरल ही ऐसा चल रहा है। ठीक है, तो यहां 365 इंटू 10 आपके दिमाग में होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ऐसा कर लोगे ना तो
आपको ये जो टाइम पास करते हैं, भाई टाइम पास ही नहीं होता मेरा, टाइम कब पास हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। अभी क्या सोचते हैं, दोस्तों के पास चलना है, अभी इधर उधर भटकने की होती है, लेकिन आप टारगेट फिक्स करो अपना। टारगेट फिक्स का मतलब होता है 3 घंटे सर ने पढ़ाया, 2 घंटे, 3 घंटे में घर जाके सर ने जो पढ़ाया उसको रटूंगी, इसके बाद जीके के 4 घंटे में अलग से निकालूंगी, 1 घंटा में साइकोलॉजी को अपनी टेबल पर दूंगी बैठ के, और इस बीमारी को दिन भर बंद रखूंगी। शाम को आधा घंटा मुझे घर वालों से बात करनी है, तब ओपन करूंगी। आप ये काम मैं आपको ईमानदारी से कर रहा हूं, 2 महीने तो अपना के देख लीजिएगा, ओनली 2 मंथ। आपको ऐसा लगने लगेगा कि हाँ मेरे जीवन की दशा और दिशा बदल गई है। लेकिन हम लोगों का क्या है, आज यहां सेमिनार ले रहे हैं, कल दूसरी कोचिंग में सेमिनार ले रहे हैं, तीसरी कोचिंग में सेमिनार, मतलब नहीं है इसका। आपको जहां भी पढ़ना है, आप पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं, कहीं भी पढ़ना, लेकिन स्थापित होकर अपने कार्यक्रम की शुरुआत कर देनी चाहिए। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं यहां अखंड श्रृंखला का। एक नहीं, दो व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति क्या करता, रोजाना का रोजाना मंदिर है ना, उसमें दीपक जलाने के लिए आता, रोजाना शाम होती 7 बजते, और वो दीपक लेके मंदिर में पहुंच जाता और भगवान के सामने दीपक जलाकर वापस आ जाता। एक दूसरा व्यक्ति था, तो जैसे ही वो जला के आता, उसका काम ये था कि मैं बुझा के आऊंगा, तो फूंक देके और वो वापस आ जाता। कार्यक्रम चलता रहा। एक दिन तेज बारिश आती है, अंधड़ आती है, बहुत भयंकर वाला मौसम खराब हो जाता है, तो दीपक जलाने वाला तो नहीं पहुंचा, लेकिन वो बुझाने वाला ने वो पहुंच गया। भगवान ने उसको दर्शन दे दिए। किसको? जो बुझा, क्योंकि उसकी ड्यूटी थी और उस ड्यूटी का निर्वहन उसने बहुत बेहतर ढंग से किया। ये होना चाहिए आप में। हमें भी इच्छा होती है कि 2 दिन बंक मार ले, छुट्टी कर दे। ऐसा होता है, सुबह उठते हैं, नींद आती है ना तगड़ी वाली, तो कह दे आज फोन कर देते हैं छुट्टी, लेकिन आपके चेहरे देखते हैं, कब तक छुट्टी कर सकते हैं बताओ? हमारा तो काम ही यही, प्रोफेशन यही है। एक दिन छुट्टी कर दे, फिर 2 दिन, 3 दिन, 4, कब तक करेंगे बताओ आप? तो फिर ऐसी दिमाग से आदत है ना, उसको निकालना ही पड़ता है कि नहीं, वो तो चलना तो है ही, चलना तो है ही। तो वो जीत सिकंदर कौन बना? जो दीपक को हो जाता। ये अखंड श्रृंखला है। अगर ये तीनों चीजें आपके पास है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक किए गए प्रयत्नों की अखंड श्रृंखला का नाम क्या है? अभ्यास है। यह है प्रैक्टिस। क्या है ये? अभ्यास। एक और उदाहरण समझाता हूं, और प्रैक्टिकल उदाहरण, और आप लगेगा कि हां वास्तव में सही है। हम लोग अपनी बात कर लेते, ठीक है। एक सामान्य मनुष्य एक वक्त, अभ्यास की बात कर रहा हूं, एक वक्त में 2 रोटी खाता है। कितनी? 2 रोटी खाता है। कोई कई साबित तो बहुत कम मात्रा में है, इससे तो हमारा भला नहीं हो सकता, तो 7-7 लिख लो, जोड़ लो, आप पे ऊपर डिपेंड करता है। कोई 8 खाता तो 8 लिख सकते हैं, एक टाइम के 9 भी खा सकते हैं, लेकिन मैं एवरेज सोच रहा हूं 2 या 3 रोटी खाता है। एक टाइम की वो 2 रोटी खाता है, राइट? दोनों टाइम की वो कितनी रोटी खाता है? 4 नहीं, 4। कितनी? 2 + 2 = 4 रोटी खाता है। मैं ज्ञान की बात बता रहा हूं, देखना। 4 रोटी वो पर डे की खाता है। एक महीने में कितनी रोटियां खा जाता है? 120। 120 रोटी वो एक महीने में खा जाता है। एक साल में वो कितनी रोटियां खा जाएगा? 1440। कितनी? 1440 रोटी खाता है। रोजिना 2 रोटी खाता है, सुबह 2 शाम, तो आराम से डाइजेशन भी होता, मस्त रहता वो। लेकिन ये 1440 रोटियां अगर वो 10 दिन में खाने की सोचे या एक महीने में खाने की सोचे, तो खा तो सकता है, खा तो
सकता है क्योंकि इसकी मजबूरी है, साले खाना तो जरूरी है, मजबूरी है उसकी, लेकिन क्या रिजल्ट रहेगा वो बताने की जरूरत आपको नहीं। अब आप क्या करते, 365 दिन की रोटियां यानी 365 दिन की पढ़ाई एग्जाम से 1 महीने पहले करना चाहते हैं, यानी 1 महीने पहले आप क्या करना चाहते हैं, इन रोटियों को खाना चाहते हैं, इस पूरे सिलेबस को निगलना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। क्या वो पॉसिबल है? हाँ, पढ़ तो सकते हैं, लेकिन वो कितना की याद होगा वो आप पे डिपेंड करता है। ये है क्या? प्रैक्टिस। क्या ये? अभ्यास है। क्या ये? अभ्यास है। जो रोजिना के 2-2 रोटी, तो मैंने कहा रोजिना के कितने कितने घंटे, बस कम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा बढ़ा लो, लेकिन 10-10 घंटे हम पढ़ सकते हैं। अरे बढ़िया कमरे के अंदर जाते हम लोग पंखा चलता है, बढ़िया खाना मिलता है, उनको जाके देखो, मुझे तो बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है जब अपने घर वालों को देखते हैं आज भी वो सरसों निकलवा रहे हैं। मजदूरों की बात आती है ना, लगा लो मजदूर, चले जाए यहां से, जब तक हाथ पैर चलेंगे ना हम काम करते रहेंगे। खुद काटते मेरे फादर साहब, मदर साहब, सब अभी भी सरसों गेहूं भी, और खुद निकलवाएंगे। और हम कहेंगे अरे मजदूर लगा लो, चले जाओ यहां से, जब तक हाथ पैर चलेंगे ना तो हम काम करेंगे। उनको देखो आप, उनको देखने पर ऐसा लगता है कि हम कुछ भी मेहनत नहीं कर रहे हैं, बढ़िया पंखा चलता है, बढ़िया रूम दिला रखा घर वालों ने, फिर भी हम पढ़ते नहीं है। अब फिर वही शनि महाराजों के थड़ियों पर बैठते हैं, इधर भटकते हैं, इधर भटकते हैं, दिमाग में पता नहीं कचरा भरा रहता है, उभा से लेते रहते हैं, फिर ऐसे थोड़ी पार पड़ेगी बताओ आप। इसका मतलब आप प्रॉपर ढंग से प्रैक्टिस नहीं कर रहे। क्या नहीं कर रहे? प्रैक्टिस नहीं कर रहे, अभ्यास नहीं कर रहे। एक और उदाहरण आइए, कवि वृंद का। इसका दूंगा, मैं लिखूंगा इनको, इन उदाहरणों को लिखूंगा आगे। कवि वृंद का उदाहरण, करत करत अभ्यास के, पहले प्रैक्टिकल समझो इसको, याता आपको सब कुछ। करत करत अभ्यास के जड़ मति, जड़ यानी मूर्ख, मत यानी बुद्धि वाला, होत सुजान, वो भी क्या हो जाता है? चतुर हो जाता है। वो भी क्या हो जाता है? मूर्ख व्यक्ति भी लगातार बैठते बैठते पढ़ते पढ़ते क्या हो जाता है? सुजान हो जाता है। और रसरी के आवत जावत, रसरी यानी रस्सी होती है ना, वो आती है और जाती है, उससे सिल यानी चट्टान पर होत निशान, चट्टान पर भी क्या पड़ जाता है? निशान हो जाता है। अब आप देखो, वो जो सिल यानी चट्टान होती है ना, अगर आप उसको लोहे की छेनी से अगर काटोगे ना तो वो क्या पहले फेंकेगा? आग। काट पाओगे क्या आप उसको? बताइए, काट पाओगे? नहीं काट पाएंगे। पत्थर को अगर लोहे की छेनी से काटेंगे हम तो आग फेंकेगा, जबकि कितनी कोमल नाजुक रस्सी होती है, वो उस पत्थर को बार 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 आएगी जाएगी आएगी जाएगी, तो क्या हो जाता है बताइए? वो उस पर निशान छोड़ देती, उस पत्थर को कब काट देती कोई पता ही नहीं चलता। तो हम लोग जितने ठूंठ है, अगर 10-10 घंटे पढ़ेंगे तो कब इंटेलिजेंट बन जाए कोई पता ही नहीं है। और मैं अच्छा हूं कि 2 दिन में आपको 5 महीने में इंटेलिजेंट बना दूं तो पॉसिबल नहीं है। और ऐसा नहीं कि शहर में रहकर जयपुर में रहने वाला विद्यार्थी नौकरी लगता है, नहीं, ये गलत बात है। यहां तो हवा में भी प्रदूषण है। ऐसा नहीं है कि शहर में रहकर पढ़ने वाला ही नौकरी लगे। आप अपना ट्यूशन करके घर पे भी जाके पढ़ सकते हैं। यहां पढ़ने के बाद घर जाके 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 महीने 10 महीने तक जब तक टाइम मिले वहां भी आप निकाल सकते हैं। प्रश्न उठता है कि जी पढ़ाई नहीं होती, हम तो 12वीं तक गांव में पढ़ के आए हैं, सब पढ़ के आए हैं, हम नहीं, बहुत सारे पढ़ रहे हैं अभी भी। तो जैसा माहौल आप क्रिएट करना चाहिए वैसा माहौल अपने आप ही डेवलप हो जाता है। ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। समझ रही मेरी बात को? तो कवि वृंद की बात समझ गए होंगे। एक अमीर खुसरो की बात भी अभ्यास के बारे में बताया जाना जरूरी है, मस्ट है। देखो अब आप, अमीर खुसरो जो आदिकालीन खड़ी बोली के प्रवर्तक है, आदिकाल में आते हैं, और उन्होंने बहुत गजब की बात कही है पहेलियों और मुकरियों के माध्यम से। बाटी बड़ी क्यों? बाटी बड़ी क्यों? सबका एक ही उत्तर होगा, बाटी बड़ी क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, विद्या बिसरी क्यों, पान सड़ा क्यों। 4 बातें बोली मैंने, चारों का एक ही उत्तर है।
फेरा न था, अभ्यास नहीं किया था, रिपीट नहीं किया था। देखो अब आप, पान सड़ा क्यों? पान जानते हो जो हम खाते हैं, अगर वो सुबह 4 बजे भी दुकानदार पेड़ पे चढ़ के तोड़ के लाया है और उसको पानी की बाल्टी में लाके रख दिया तो पान क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा, क्योंकि उसको फेरा नहीं था। इसलिए जब आप पान खाते हैं तो पान बनाते बनाते भी वो पानी में लगाता रहता, फेरा लगाता रहता ना। किसको? उन पान को। तो पान सड़ा क्यों? कितना भी अच्छा पान हो, सुबह तोड़ा हुआ पान भी हो 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, लेकिन वो भी क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि फेरा नहीं था। पान सड़ा क्यों? घोड़ा अड़ा क्यों? घोड़ा 10 लाख का हो, 20 लाख का घोड़ा हो, जिस पर आप राइडिंग करना चाहते हैं, सवारी करना चाहते हैं, लेकिन साथियों अगर उसको भी डेली के डेली प्रैक्टिस नहीं करेंगे, डेली के डेली उस पर राइडिंग नहीं करेंगे, तो आप 5 दिन के बाद में उस घोड़े को आगे खींचोगे ना, और वो पीछे जाता है। क्यों? क्योंकि फेरा न था। उसमें भी रोजीना की रोजीना क्या चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए। जब तक प्रैक्टिस नहीं कराएंगे घोड़े को, तो घोड़ा कितना भी अच्छा हो, क्वालिटी का हो, 10 लाख का घोड़ा हो, लेकिन घोड़ा अड़ा क्यों? क्योंकि वो फेरा नहीं था। डेली की डेली उस पर क्या चाहिए? राइडिंग होनी चाहिए। यहां स्पष्ट करना चाहूंगा कि अच्छा घोड़ा हो चाहे घोड़ी हो, जीवन में कभी नहीं बैठते। ये आपको जानकारी दे रहा हूं, ऑथेंटिक जानकारी। अच्छा घोड़ा हो या फिर घोड़ी हो, वो जीवन में कभी भी नहीं बैठते धरती पर। बोलो साहब ये रोचक बात आपने कैसे बता दी? मैंने खूब राइडिंग की है। हमारे इस क्वालिटी के हम हॉर्स राइडिंग करते थे। हमारे पास मतलब घोड़े पालन का भी व्यवसाय था पहले, तो हमारे पास रही है। व्यवसाय नहीं बोल सकते, ऐसे शौक था, मतलब जैसे राजा महाराजाओं के शौक रहते थे, ऐसे राइडिंग के। तुम जब छोटे छोटे थे ना, तो ऐसे बिना उसके उसके कूद जाते थे उनके ऊपर, लेकिन हमने कभी भी नहीं देखा कि वो जीवन में बैठते हैं। एक बस ये कि जब वो ब्याती है घोड़ी, जैसे मान लो, तो वो बस नीचे बैठ के और ब्याह के बच्चा दे के खड़ी हो जाती है, बैठते नहीं कभी भी। प्रश्न उठता, फिर वो रात को भी देखा है कि हाँ 4 पैर होते ना, 4 में से 2-3 पैरों पे खड़े हो जाते, एक पैर को ऐसे कर लेते हैं, आराम कर लेते हैं, फिर दूसरे पैर को ऐसे आराम कर लेते हैं, लेकिन वो बैठते नहीं है। तो घोड़ा अड़ा क्यों? क्योंकि उस पर राइडिंग नहीं की थी। 2 बातें होगी, पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, विद्या बिसरी क्यों। इससे पहले लेके आऊंगा, पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, बाटी बड़ी क्यों। बाटी जानते हो क्या? तुम बाटी नहीं जानोगे तो फिर क्या जानोगे? वो बाटी है ना, उस बाटी में ज्ञान की बात बताता हूं। देखो, उस बाटी में यदि घी डाला गया है, मूण की बाटी हो, घी डालने के बाद उसको क्या बोलते हैं? मूण बोलते हैं। तो मूण की बाटी बनाई आपने और उसको किस में रख दिया? जगरे में रख दिया। अगर उसको फेरेंगे नहीं ना, तो वो बाटी भी क्या हो जाएगी? जल जाएगी। ऐसे अगर आपके 90% है शुरू से लेकर एंड तक, लेकिन आपको सही दिशा नहीं दी, तो वो बाटी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, वो भी नौकरी नहीं लगती। और कई इतिहास के ऐसे उदाहरण है जो शुरू से लेकर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ग्रेजुएशन, 12वीं 10वीं में सुपर रहे और फिर आगे जाके बर्बाद हो गए, क्योंकि वो बाटियों को प्रॉपर ढंग से फेरा नहीं गए, उन पर प्रैक्टिस नहीं किया गया। तो बाटी बड़ी क्यों? इसका उत्तर एक ही है, वो इसलिए बढ़ गई क्योंकि उसको फेरा नहीं था। और विद्या बिसरी क्यों? और विद्या क्यों बिसर गई बताइए? क्योंकि उसको भी फेरा न था। इसलिए विद्या ने आप पढ़ के चले गए, रख दिया ले जाकर, वो कभी भी मतलब वाली बात नहीं है। वो भी क्या हो जाएगी? बिसर जाएगी, यदि उसको भी अपने अभ्यास नहीं किया, उसको भी हमने प्रैक्टिस में नहीं लिया। ये कौन करें? अभ्यास के बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही है। और यहाँ अभ्यासो ही कर्मसु कौशलम भाव ही, ये आचार्य वामन करें कि अभ्यास से ही कवि अपने कर्म में कुशलता को प्राप्त करता है। ध्यान दीजिएगा, प्रतिभाशाली व्यक्ति होता है, लेकिन जब तक वो अभ्यास नहीं करेगा ना, तो वो एकदम परफेक्ट नहीं होगा। मैं जिस वैकेंसी में सिलेक्ट हुआ, तो मेरी रैंक तो औरों से नीचे थी। जिनकी पहली रैंक आई होगी, समझ में आ गए, आज अगर उसको मेरे सामने यहाँ खड़ा कर दिया जाए, तो शायद वो अपने से बढ़िया नहीं पढ़ा पाएगा,
क्यों नहीं पढ़ा पाएगा? वो प्रतिभाशाली तो है लेकिन वो अभ्यास नहीं करता, तो बिना अभ्यास के तो जंग लग ही जाता है ना। तो प्रतिभा भी हो और अगर वो अभ्यास करवाता है तो फिर आपको पता होना चाहिए अभ्यासो ही कर्मसु कौशलम भावितु, कवि अपने कर्म में कुशलता को प्राप्त करता है। दंडी ने तो यहां तक कह दिया कि अभ्यास के लिए एकनिष्ठ श्रम की बात कही है कि अगर आप अभ्यास करते हैं तो आपके लिए आपके अंदर ये दोनों हो, ये जरूरी नहीं है। अभ्यास से सब कुछ किया जा सकता है और सही भी है, अभ्यास से सब कुछ पॉसिबल है। प्रैक्टिस से यदि आपका लेवल IQ लेवल 00 है, इधर भी 0 है, तो भी आप अभ्यास के बूते पर सब कुछ कर सकते हैं। डिटेल से एक एक करके इसकी भी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। आइए नंबर 3 क्या है? व्युत्पत्ति। अभी आप सोच रहे होंगे कि साहब ये मामला समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा क्या है? दो शब्दों से समझा देता हूं। एक तो व्युत्पत्ति का मतलब शास्त्रों का ज्ञान। किसका ज्ञान? शास्त्र ज्ञान प्लस लोक ज्ञान। व्युत्पत्ति का मतलब शास्त्र ज्ञान और लोक ज्ञान। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कोई भी कवि, कवि की बात कर रहे हैं हम, कोई भी कवि कविता तभी लिख पाएगा, तभी अच्छी कविता लिख पाएगा जब उसे शास्त्रों का ज्ञान हो और लोक का ज्ञान हो, समाज का ज्ञान हो, तब जाकर वो अच्छे काव्य की रचना कर सकता है। आपके लिए क्या है? आपके लिए है शास्त्र ज्ञान, अच्छी किताबों का ज्ञान हो। कौन कौन सी किताबें पढ़ेंगे तब जाकर नौकरी लगेगी? आपके लिए शास्त्र ज्ञान, अच्छी किताबें और लोक ज्ञान, अच्छा टीचर, जहां से हमको ट्यूशन लेना चाहिए, कोचिंग लेना चाहिए, जहां से हमें मार्गदर्शन प्राप्त होना चाहिए, ये दोनों आपके लिए। अच्छे शास्त्रों का ज्ञान यदि आपको नहीं होगा, अच्छी किताबें नहीं पढ़ेंगी, अच्छे सर के पास नहीं जाएंगे, तो इसका मतलब फिर आपकी नौकरी नहीं लगेगी। तो शास्त्र का ज्ञान और लोक का ज्ञान होना भी कवि के लिए बेहद जरूरी है। अन्यथा अगर शास्त्र का ज्ञान और लोक का ज्ञान नहीं है तो वो व्यक्ति प्रतिभा के बूते तो रेगिस्तान में धान की खेती का वर्णन करके सिर्फ और सिर्फ उपहास यानी हंसी का पात्र बन सकता है। इसलिए इसका भी होना बहुत जरूरी है। अब ये तो ये 3 महत्वपूर्ण बातें, अलग अलग विद्वानों की मत पढ़ेंगे। यहां भरत मुनि ने क्या कहा, आनंद बहुत ऐसा लगेगा कि गजब का बात कही उन्होंने। दंडी ने क्या कहा, हिंदी के आचार्यों ने क्या कहा। इन तीनों के अलावा 3 काव्य के तो माने, इन तीनों के अलावा अभी चर्चा हम करेंगे समाधि। कौन सा? समाधि नामक चतुर्थ काव्य हेतु की और संकेत किया गया। और किसने किया है अभी हम चर्चा करेंगे। तो 3 के अलावा एक ऐसे विद्वान थे जिन्होंने कहा कि इन तीनों के अलावा एक और काव्य यानी कविता रचना का कारण हो सकता है और उसका नाम क्या है? समाधि। पहले हम जानते हैं समाधि क्या होती है। तो देखो अब आप, समाधि होती है मनसी एकाग्रता। मनसी एकाग्रता च समाधि। मनसी एकाग्रता च समाधि। लो जी, मनसी एकाग्रता च समाधि, इसका मतलब मन की एकाग्रता ही समाधि है। और समाधि का मतलब होता है ध्यान। क्या होता है? ध्यान या अवधान। मन की एकाग्रता ही समाधि है। मनसी एकाग्रता च समाधि, मन की एकाग्रता ही समाधि है। अब आपको ज्ञान की बात बताता हूं। मैं मेरी बात कर रहा हूं। मेरी दृष्टि में जो पहले 3 हेतु पढ़ चुके और ये चौथा हम बात करें समाधि, मेरे हिसाब से तो द बेस्ट, सबसे प्रमुख काव्य का तो समाधि है। क्यों? यदि आपका चेता ध्यान जगा हुआ है तो आप कितने भी ज्यादा क्या हो, कितने भी ज्यादा प्रतिभावान हो, अभ्यास करने वाले और शास्त्रों का लोक का ज्ञान हो, आप नौकरी नहीं लग सकते। अरे भाई एक बार डिसाइड तो करना पड़ेगा ना। अब मैंने आपको बताया, अभी बताया
भाई जैसे आप आते हैं फिर आज यहाँ ले रहे सेमिनार, फिर यहाँ भटकते हैं, फिर वहां भटकते हैं, फिर कहीं कहीं जाके वहां अटकते हैं जहां आपको जाना ही नहीं चाहिए। ये क्या है? समाधि। आप अपने भाग्य के निर्माता खुद हैं, टीचर नहीं है। टीचर अगर भाग्य का निर्माता होता है ना तो सभी लोग लेक्चर बन जाते, ऐसे लेके जेड तक बराबर। लेकिन यहां बैठने वाला एक तो राजस्थान टॉप करेगा, एक यहां बैठने वाला बेरोजगार भी रहेगा। अगर टीचर का योगदान होता तो सारे की सारी नौकरी लगते हैं, लेकिन योगदान किसका है? आपका है। इसलिए आप अपने भाग्य के निर्माता। यहां इस बात से प्रेरणा मिलती है, मन से एकाग्रता समाधि, मन की एकाग्रता ही समाधि। खुद मनन करो। कई बार आप देखते हो उनकी साहब एकांत में जाकर बैठने से, रोने से मन हल्का हो जाता है, कुछ भविष्य की योजनाएं बनती है, राइट। लेकिन इसका मतलब नहीं कि जाके एकांत में जाके अल्डा अल्डा के रोने लग जाए। घर वाले कहेगी हो क्या गए तेरे, बोले मैं तो समाधि में जा रही हूँ। तो कहीं ना कहीं समाधि में जाने से पहले तू घर पे रहे, कोचिंग वोचिंग में जाने से तो कोई मतलब है नहीं तेरा। तो ये मत बोलना, समाधि मत बोलना। बस बोले ना कभी तो मन से एकाग्रता चाहे, धीरे से बोले समाधि। नहीं तो वो ले बैठेंगे कि तो चोरी तो समाधि लेगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहां आप अपने भाग्य के निर्माता खुद बैठ के मनन करो। कैसे? कि मेरे पास 24 घंटे हैं, मुझे कैसे पढ़ना है। मैं 2 घंटे किसको पढ़ूंगा, 4 घंटे किसको पढ़ूंगा। मैं जीके को पढ़ूं, मैं साइकोलॉजी को पढ़ूं, मैं हिंदी को पढ़ूं, मैं बराबर टाइम दूं। और सुबह क्या पढ़ूं, दोपहर को क्या पढ़ूं, शाम को क्या पढ़ूं। इसका निर्माता कौन है? आप है। क्योंकि आप टाइम टेबल बनाओ। ये टाइम टेबल है। ये क्या है? टाइम टेबल है। और आप समाधि मन को एक जगह करेंगे तो आप प्रतिभाशाली, अभ्यास और वेदपति तीनों के तीनों को इसमें फॉलो कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके अंतर्गत ये नहीं है तो फिर आपकी प्रतिभा भी गई, आपका अभ्यास भी गया और आपकी वेदपति भी समाप्त हो गई। समाधि नामक चतुर्थ काव्य हेतु संकेत सर्वप्रथम किसने किया था, इस पर चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो इस समाधि को भी विद्वानों ने काव्य का हेतु माना है। आगे बात समझ में। तो काव्य रचना के 4 महत्वपूर्ण कारण है जिन्हें क्या कहकर संबोधित किया जाता है? काव्य हेतु। अभी तक हम परिचयात्मक भूमिका पढ़ चुके हैं, राइट, कि काव्य हेतु क्या है। अब मुख्य रूप से काव्य के कितने हेतु है? 3। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे किसकी? प्रतिभा। लिखिएगा नंबर 1। प्रतिभा का शाब्दिक अर्थ, प्रतिभा का शाब्दिक अर्थ हम प्रतिभा की बात करें। प्रतिभा का शाब्दिक अर्थ है स्फुरण या प्रकाश। प्रतिभा का शाब्दिक अर्थ है स्फुरण या प्रकाश। स्फुरण या प्रकाश। संस्कृत में प्रतिभा को, संस्कृत में प्रतिभा को असाधारण मानसिक क्षमता, असाधारण मानसिक क्षमता, असाधारण मानसिक क्षमता भी कहा जाता है। ठीक है, पहले इसको समझो। संस्कृत में इसे क्या कहा जाता है? असाधारण मानसिक क्षमता। एक शब्द को समझिएगा। 2 चीजें होती है, एक तो साधारण और एक असाधारण। जानते हो असाधारण क्या होता है? तो हम लोग जब 6ठी क्लास में पढ़ा करते थे तो 6ठी क्लास के हिसाब से तो यहां मैं जोड़ना चाहूंगा, हम जब 6ठी क्लास में पढ़ा करते थे तब की बात मैं बताना चाह रहा हूं। तो असाधारण गुरुजी पढ़ाते थे, असाधारण, तो असाधारण का मतलब फूट, ये तो होता था। असाधारण का मतलब कमजोर।
लेकिन अब मामला बदल गया है। असाधारण का मतलब जो साधारण नहीं है, यूनिक, जो ब्रांड है, वो क्या होता है? असाधारण का मतलब यूनिक, बेस्ट, सुपर। और साधारण का मतलब हम सब, जो सामान्य है। असाधारण का मतलब सबसे बेस्ट, राइट। अब देखो क्या कह रहे हैं, असाधारण जो क्या नहीं हो, सिंपल नहीं हो, एवरेज नहीं हो, साधारण नहीं हो, असाधारण मानसिक, मन की क्षमता, कैपेसिटी क्या कहा जाता है? अब देखो और ज्ञान की बात बताता हूं। असाधारण मानसिक क्षमता, शारीरिक क्षमता नहीं चाहिए इसमें, तो आप बहुत विशालकाय है, हाथी जैसे ऐसे चलते हैं आप, बहुत ऐसे लंबे चौड़ी भुजाएं हैं, बहुत लंबी चौड़ी गर्दन है, इतना चौड़ा मुंह है, इतने चौड़े आपका शरीर है, और फिर आप कहे कि देखो मैं प्रतिभाशाली हूं। क्या हूं मैं प्रतिभाशाली हूं, मैं असाधारण हूं। नो, वो भी असाधारण ही है। वो भी क्या है? असाधारण है। जो यहां से 2 कदम बढ़ता है ना, वो धुआं निकल जाती है उसकी। समझ में आ गया? देखते होंगे आप, यहाँ शहर में मैं 10 किलोमीटर पैदल पैदल चले जाए फर्क ही नहीं पड़ता, और यहाँ 5 किलोमीटर चलते क्या होने लग गया? सर धुआं निकल गया, दमा भर रहा है। क्यों नहीं भरेगा? क्यों नहीं भरेगा? खाते क्या है? पतासी, और अंग्रेजी में बोलते हैं उसको, अपन तो हिंदी में बोलते हैं पतासी, वाटर। बताओ बताओ बताओ, क्योंकि लगा। हाँ तो वो अंग्रेजी में और बोलते हैं, तो मैं सोचा ये मामला क्या है? और पतासी खाएंगे, वो कचौरी खाएंगे, कभी क्या मंगा रहे, कभी वो आते हैं लटकते लटकते लट जैसा, नाम ही मतलब उसका दो ऐसा सूगला आइटम वो। मैं तो उसको देखते रखा था, इसको हटाओ। चलो ठीक है, कितना स्वादिष्ट होगा तो बाद की बात है, लेकिन उसको खाएंगे कैसे, सबसे बड़ी बात ये। कभी वो यहाँ से लेते यहाँ गिरता, कभी यहाँ गिरता है, फिर उसको पकड़ के लेके आओ, फिर इधर से पकड़ के ले है? तो फिर हवा नहीं भरेगी तो फिर क्या भरेगा बताओ? यही होगा ना। यहाँ ठहरे देसी, एकदम जो छाछ पीते हैं, राबड़ी खाते हैं, देसी खाना खाते हैं शुद्ध, फिर कहां से हवा भरेगी बताओ आप? हवा तो भर सकते हैं, भर नहीं सकती उसमें, उसमें कैपेसिटी होती है। ज्ञान की बात बता रहा हूं। शारीरिक क्षमता को आप ये मत कर देना कि देखो मैं भी प्रतिभाशाली हूं। क्यों? क्योंकि जो अपने आप में क्या होता है, असाधारण होता है, वो क्या होता है? प्रतिभाशाली। लेकिन असाधारण क्या? मानसिक क्षमता। मानसिक क्षमता जानते हो क्या? मानसिक, कई लोगों से मिलते हैं ना अपन, मिलते हैं ना आप, कुछ तो शनि महाराज होते हैं। शनि महाराज का मतलब कहां पढ़ रही है? शंकर सर के पास पढ़ रही। कितनी पोस्ट आएगी? नहीं कुछ नहीं पढ़ाता, पहले तो कुछ नहीं पढ़ाता, तू तो घर पे पढ़ ली थी। चलो ठीक है, वो भी कितनी पोस्ट आएगी? 2000। 1000 तो वैसे ही चली जाएगी, 1000 तो वैसे ही चली जाएगी। कितनी बचेगी फिर? आप कहेंगे 1000। कितने पढ़ने वाले? राजस्थान कितना बड़ा है? बोले बहुत बड़ा। बहुत बड़ा नहीं, देश का सबसे बड़ा प्रदेश है राजस्थान। तू किलोमीटर जोड़, इसमें क्या अपने जैसे पढ़े लिखे 2 4 5 एक हजार ही नहीं, कितने लाखों पढ़े लिखे हैं हिंदी के अपने जैसे। तो और 80% उनकी, तो फिर उनका भी तो सिलेक्शन होगा। तो फिर कोई मतलब नहीं पड़ेगा, घर पे बैठ जा। एक तो वो सन्नी महाराज होता है, कौन सा महाराज? ऐसे नेगेटिव थॉट वाले देखते हैं दुनिया में आप। एक वो होता है कि नहीं आप कर सकते हैं, आपको करना चाहिए, आपको पॉजिटिव उदाहरण देगा, वो एकदम सुपर एनर्जी आपके अंदर प्रेस करने का कोशिश करेगा। एक वो होता है। तो वो मानसिक क्षमताएं तो है मन की, जैसे अपन कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। वो एक पता ना आपको, बहुत गजब गजब के सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होते रहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, समुद्र है, समुद्र में वो हिरण है ना, हिरण का बच्चा था, हिरण था क्या था या जिराफ था, वो आगे आगे चल रहा था, पीछे से मगरमच्छ, पीछे से मगरमच्छ, मगरमच्छ उसको पकड़ता है, समझ पकड़ने की कोशिश करता है, पकड़ने वाला है, तो वो हिरण है ना एकदम जंप करता है ना,
समझ में आ गया? जंप करता समुद्र में, जंप करके वो क्या हो जाता, आगे निकल जाता है और वो मगरमच्छ पीछे ही रह जाता है। जबकि वो पकड़ ही लिया था, मतलब ऐसा लग रहा था कि उसने पकड़ लिया था, लेकिन उसने कहा कि क्यों ने एक प्रयास और किया जाए। तो प्रयास ही तो है ये, मन जैसा चालेता ना वैसे ही है। मन दो प्रकार का होता है, आप जैसे सोचे रहे आप रहने दो रे, अरे नहीं कर लेते रहे, ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। तो ये प्रतिभा शारीरिक क्षमता नहीं है, समझ में आ गया? फिजिकल पावर नहीं है, बल्कि मेंटल अप्रोच है। कौन सा है? मेंटल, मानसिक कैपेसिटी होनी चाहिए जिसमें आप सोचे कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, और करते हैं ना। आरती डोगरा को जानती हो? आरती डोगरा नहीं जानती होंगे तो मैं बता देता हूं। सीएमओ में आजकल, समझ में आया, मुख्यमंत्री कार्यालय में। तो उनकी क्या मामला है पता है? ये सीनियर आईएएस है, इतनी सी है, पूरा राजस्थान पीछे चलता है ऐसे फाइल लेकर, मैडम मैडम, हुक्म सर, हुजूर, ये चलती है। ये किससे चलती है? मानसिक क्षमता। और बहुत सारे ऐसे विशाल काय प्राणी वैसे बेरोजगार घूमते रहते हैं, उनको कोई नहीं पूछता, वो शारीरिक क्षमता है। तो क्या होगी बताइए? असाधारण, जो साधारण नहीं हो, जिसके विचार, जिसके थॉट लोगों से क्या हो, डिफरेंट हो, अलग हो। अभी आप देखना भटतोत की परिभाषा, प्रतिभा में बहुत सारी परिभाषा है, भटतोत की परिभाषा देखकर आप गदगद हो जाएंगे, यार वास्तव में प्रतिभाशाली लोग ऐसे होते हैं। नगेंद्र की परिभाषा सुन के आप हो जाएंगे। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा, भी लिखाऊंगा आगे, कि प्रतिभा को नीरस और साधारण वातावरण कतई अच्छे नहीं लगते, वह असाधारण वातावरण में खुलकर खेलती है। कि प्रतिभा को साधारण और नीरस वातावरण कतई अच्छे नहीं लगते, यानी प्रतिभाशाली व्यक्ति कभी उबासी नहीं ले सकता। सूखने लगते हैं उसको, जो अगर कोई उबासी ले रहा है ना और उसके पास प्रतिभाशाली व्यक्ति बैठा है तो उसको बुरा लगता है, क्योंकि नीरस और साधारण वातावरण प्रतिभाशाली व्यक्ति को कभी भी अच्छे नहीं लगते। एकदम नीरस, वहां संजीव, वहां होना चाहिए, वहां सजगता होनी चाहिए, सजीवता होनी चाहिए, और उसमें कुछ करने का जज्बा होना चाहिए। वो क्या होता? प्रतिभाशाली। इसलिए अलग अलग विद्वानों की परिभाषाएं पढ़ेंगे। असाधारण मानसिक क्षमता को क्या कहा जाता है? प्रतिभा। फिर आगे लिखिएगा, प्रतिभा का शाब्दिक अर्थ नीचे लिखो। प्रतिभा का ऐसे लिखो इसको, प्रतिभा का व्युत्पत्ति परक अर्थ, डेस लगाकर। प्रतिभा का व्युत्पत्ति परक अर्थ लिखिएगा, प्रतिभायते जनियते। प्रतिभायते जनियते प्रतिभा, प्रतिभायते जनियते प्रतिभा। अर्थात प्रतिभा वह साधन है, अर्थात प्रतिभा वह साधन है अर्थात प्रतिभा वह साधन है जिसके कारण काव्य उपयोगी, जिसके कारण काव्य उपयोगी विभिन्न तत्वों का, काव्य उपयोगी विभिन्न तत्वों का प्रकाश हो, काव्य उपयोगी विभिन्न तत्वों का प्रकाश हो। ये कौन कह रहे हैं? संस्कृत में कहा गया, व्युत्पत्ति परक अर्थ है, प्रतिभायते जनियते प्रतिभा। अर्थात प्रतिभा वह साधन है जिसके द्वारा काव्य उपयोगी विभिन्न तत्वों का प्रकाश हो, उसे क्या कहा जाता है? प्रतिभा। ठीक है, आगे लिखिएगा फिर से। प्रतिभा
वह मानसिक क्षमता है। प्रतिभा वह मानसिक क्षमता है जो अपनी दीप्ति या चमक से, जो अपनी दीप्ति या चमक से बाहरी विषयों को, अपनी दीप्ति या चमक से बाहरी विषयों को, अपनी दीप्ति या चमक से बाहरी विषयों को अलौकिक, बाहरी विषयों को अलौकिक करती है, बाहरी विषयों को अलौकिक करती है, जिसमें बाह्य विषयों, जिसमें बाह्य विषयों का रूप, जिसमें बाह्य विषयों का रूप स्पष्ट तौर से दिखाई देता है, बाहरी विषयों का रूप स्पष्ट तौर से दिखाई देता है, या जो बाहरी विषयों को, या जो बाहरी विषयों को नए रूप में परिभाषित करती है, परिभाषित करती है, या का मतलब दूसरी परिभाषा, या जो नित्य, या जो नित्य नवीन, या जो नित्य नवीन उद्भावना, या जो नित्य नवीन उद्भावना को मानसिक रूप से प्रस्तुत करती है, मानसिक रूप से प्रस्तुत करती है, उसे प्रतिभा कहा जाता है। 5 परिभाषाएं इसमें जो मैंने लिखा है, उसे प्रतिभा कहा जाता है। अलग अलग परिभाषाएं लिखा दी मैंने, सबका रिजल्ट एक ही है, क्या? प्रतिभा मानसिक क्षमता है, प्रतिभा असाधारण मानसिक क्षमता है, सबका रिजल्ट एक है। फिर आगे लिखिएगा, प्रतिभा मनुष्य की एक जन्मजात, अब ज्ञान की बात बता रहा हूं, प्रतिभा मनुष्य की एक जन्मजात देवीय शक्ति है, जन्मजात देवीय शक्ति है, जिससे जिससे उसके अंतर्गत, जिससे उसके अंतर्गत नवीन वस्तुओं, नवीन वस्तुओं की रचना, नवीन वस्तुओं की रचना की, नवीन वस्तुओं की रचना की स्फूर्ति जागृत होती है, नवीन वस्तुओं की रचना की स्फूर्ति जागृत होती है। ठीक है, मतलब नई नई वस्तुओं की रचना करने की स्फूर्ति, सजगता जागृत होती है, उसे क्या कहा जाता है? प्रतिभा। लिखिएगा,
प्रतिभा का मुख्य कार्य बिंब विधान। प्रतिभा का मुख्य कार्य बिंब विधान, बिंब विधान या चित्र विधान, बिंब विधान या चित्र विधान करना है। प्रतिभा का मुख्य कार्य बिंब विधान या चित्र विधान करना है। बताता हूं इसका मतलब क्या है। बिंब विधान या चित्रों का विधान करना है। बिंब का मतलब होता है इमेज। क्या होती है? इमेज। कैसे बताता हूं। बिंब का मतलब इमेज। मैं यहां नहीं हूं लेकिन मेरी आवाज आपको आ रही है। जैसे मैं पर्दे के पीछे हूं, मेरी आवाज आ रही है, तो आप उस आवाज को सुनते ही आपके दिमाग में श्रुति बिंब बन जाएगा, इमेज बन जाएगी, ये मिस्टर शंकर जी है। यही होगा। हम यहां बैठे हैं, चुपचाप पढ़ाई कर रहे हैं, पीछे से कोई दिखाई नहीं दे रहा, नरेंद्र मोदी की आवाज आती है तुम्हारे दिमाग में श्रुति बिंब बनता है कि आप आदरणीय मोदी जी। आप चुपचाप बैठे हैं, यहां नीचे से घंटी की आवाज आती है, ट्रन 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 ट्रन, और तेज आती है जैसे ट्रन ट्रन ऐसे, तो समझते हैं कि साइकिल चल रही है और बहुत तेज चल रही है। आप यहां से चल रहे हैं, जोर से हॉर्न की आवाज आ रही है, आपको पता चल जाएगा कि कोई ना कोई गाड़ी बस आ रही है। आप यहां चल रहे हैं, कचरा वाला आया कचरा उठाने, तो आप भगते यहां से। क्यों? क्योंकि वो भी एक बिंब है। क्या है? बिंब है, इमेज है। ये तो कौन सा बिंब बनाया अभी तक तो मैंने? श्रुति। आप बैठे चुपचाप, सब्जी बन रही है, तो आपको इमेज, आपका बिंब कौन सा? ग्राह्य बिंब, नाक वाला, सूंघने वाला बिंब बन जाता है। आप जा रहे हो कहीं रास्ते में, कोई जानवर मर पड़ा है, अचानक आप नाक बंद कर लेते हैं क्योंकि आपको पता कुछ न कुछ मरा हुआ है। समझ में आ रही है? जहां आप निकलते कहीं बगीचे से, वहां गुलाब की महक आ रही है, तो वो भी एक बिंब है। कौन सा? श्रुति बिंब। अलग अलग बिंब है, 5 प्रकार के बिंब है। समझ में आ गई? जहां हम बात करते हैं आस्वाद्य बिंब, छोटा बच्चा होता है ना, दवा शब्द देखते ही बड़ा दवा ले रहा है, वो भगता है। वो क्या करता है? भगता है दवा का नाम सुनते, क्योंकि उसके दिमाग में कौन सा बिंब बना हुआ है कि दवा कड़वी, दवा कड़वी है। लेकिन हमारा वाला कहे पापा जी दवा दो, गोलियां पड़ी रहती है, उस गोलियों को चबाता, फिर कड़ी लगती तो फेंक देता है। उसके दिमाग में और ही बिंब है, क्योंकि आज तक उसने दवा मीठी मीठी ली है। समझ में आ गए? अब आ जाओ, आप अपने ऊपर ले लो। तरबूज है ना, तरबूज कटा हुआ ना, और भले इधर मुंह चल रहा हो लेकिन चल रहा है, खाते हैं अपन, क्योंकि वो पता है वो मीठा ही होगा। ककड़ी होती है ना, डायरेक्ट तो नहीं चबा देते, बिंब रहता है कि हो सकता है ये कड़वी भी हो, तो ये बिंब है। 5 प्रकार के बिंब होते हैं। समझ में आ गए? 3 बता दिए। एक तो कौन सा? कानों वाला, नाकों वाला, देखने पर भी बनता है, जीवा वाला, एक त्वचा वाला। जैसे त्वचा का मतलब देखो, अब अपन भगते हैं स्पर्श में, दौड़ रहे हैं तेज गति से, कहा? गार्डन में, कोई दिमाग में नहीं आ रहा है, हम दौड़ रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कहीं कांटे है, कंकड़ है, उठा उठा के पैर रखते हैं धीरे धीरे कि कहीं हो सकता है चुभ जाए। ये भी एक बिंब है। तो ये बिंब विधान, प्रतिभा का मुख्य काम क्या होता है? बिंबों का विधान करना या चित्रों का क्या करना? विधान करना। अब आप लिखिएगा नीचे, अग्नि पुराण के अनुसार, अब अलग अलग विद्वान क्या कह रहे हैं किसके बारे में? प्रतिभा के बारे में। अग्नि पुराण बहुत ज्ञानवर्धक बात है। अग्नि पुराण, पहले हम जानेंगे अग्नि पुराण का समय क्या है, तब आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। कोई बता पाएगा अग्नि पुराण कब लिखा गया था? साथियों, अग्नि पुराण के रचनाकार है मिस्टर वेदव्यास। कौन है? वेदव्यास जी। अब तो बता दीजिएगा। और वेदव्यास का समय क्या है? महाभारत का समय। महाभारत का किसमें लिखा गया था? लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत आज से लगभग 2800 वर्ष पहले, ये लो डायरेक्ट
अग्नि पुराण कब लिखा गया था? 2800 वर्ष पहले। क्यों? अग्नि पुराण के रचनाकार कौन है? वेद व्यास। वेद व्यास जी ने क्या लिखा? महाभारत। महाभारत किस में लिखा गया? लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत का समय क्या है? 2800। आज से 2800 वर्ष पहले प्रतिभा के बारे में, किसके बारे में? प्रतिभा के बारे में। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? प्रतिभा के बारे में अग्नि पुराण में क्या कहा गया है, समझ रहे? आज से 2800 वर्ष पहले वेद व्यास जी ने अग्नि पुराण लिखा और उसमें प्रतिभा के बारे में क्या कहा गया है। तो यदि आपको कुछ भी नहीं आता, मैं 10-20 राइटरों को पढ़ाऊंगा, लेकिन ये तय है कि कल की क्लास में आपको एस से लेकर जेड तक ऐसा कैसा याद हो जाएगा जैसे काव्य के लक्षण याद हुए ना आपको, ऐसा कैसा कुछ भी नहीं आता, सब कुछ कल याद हो जाएगा। आज पूरा भी नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा है, संभवतः प्रतिभा ही नहीं हो पाएगी 2 घंटे में, लेकिन अभ्यास और व्युत्पत्ति छोटे छोटे टॉपिक है। उम्मीद कर सकते हैं कि कल की क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।